कुल मिला के बात यह है कि हमारे पास इंक्लाइन प्लेन है जिसका इंक्लिनेशन 37 डिग्री है और इसके कोरस्पॉन्डिंग हमसे कहा जा रहा है कि अगर 10 केजी का ब्लॉक मैं इंक्लाइन प्लेन पर रखता हूँ, 40 न्यूटन का फोर्स हॉरिजॉन्टल भी लगा रहा हूँ, sin 37 की वैल्यू तो ऐसी मैंने लिख दी शॉप में, तो आप ये बताओ कि भाई एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक और नॉर्मल डायरेक्शन कितना होगा। स्टेप नंबर 1 में तो आपको इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने आना चाहिए और आपको आता भी होगा। मैंने कहा था कि ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले कुछ ना करें, बॉडी को आराम से एक पॉइंट से रिप्लेस करें, बॉडी को एक पॉइंट से रिप्लेस करें और सुंदर तरीके से इसका डायग्राम बनाएं। तो सबसे पहले नीचे mg दिखाएं, थोड़ा बड़ा सा नीचे आपने mg दिखाया, फिर उसके बाद से ऐसे आप इसको नॉर्मल दिखाते हैं। आप जीनियस हैं, आपको पता है कि एक एंगल ये थीटा होता है, तो इसका नाम कितना होता है, mg cos थीटा। ओके, तो इधर ये कितना होगा, ये होगा mg sin थीटा। अब सब ठीक है, यानी कि अब mg रहा ही नहीं, अब mg के दो टुकड़े हो चुके हैं, एक mg cos थीटा और एक mg sin थीटा। इस mg cos थीटा का काम इतना है कि नॉर्मल को बैलेंस करेगा और mg sin थीटा जो है उसका तो है ही सही। अब अच्छी बात यह है कि बात यहीं पे ख़त्म नहीं हुई, एक और फोर्स लग रहा है 40 न्यूटन। तो फोर्स को क्यों ना थोड़ा आगे ऐसे बढ़ा लिया जाए, खटैक। ये हमने दिखाया ऐसे थोड़ा आगे बढ़ा के 40 न्यूटन को दिखाया लाल कलम से। ईमानदारी से बताओ, ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा कोरस्पॉन्डिंग, ये 40 तो इसके ऊपर ये एंगल कितना होगा, ये होगा 40। बोलता क्यों नहीं भाई, कॉस बोलना है, तो ये बनेगा 40 कॉस थीटा। तो इसका ठीक परपेंडिकुलर कंपोनेंट बनेगा 40 साइन थीटा। तुमको लग गया होगा, अब फटाफट आराम से लिख दो, मज़ा आ जाएगा तुमको। अब तुमको लग रहा होगा कि ये जो एंगल बनेगा इसके नीचे, दिस वन इज़ 40 और ये वैल्यू आ जाएगी 40 के साथ साइन थीटा, 40 के साथ साइन थीटा। बढ़िया, आपने डायग्राम बना दिया, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुई। इसीलिए तरीके से डायग्राम बना दोगे तो कोई परेशानी है ही नहीं। तो अब काम बड़ा आसान है। अब नॉर्मल कोई तुमसे पूछा कि ए बेटा नॉर्मल क्या है, तो बेटा कहेगा कि mg cos थीटा प्लस 40 साइन थीटा, ये हुआ है नॉर्मल, ये हुआ है नॉर्मल, है कि नहीं। तो फटाफट पहले नॉर्मल की वैल्यू निकाल दो। थीटा कितना रखोगे, 37, तो 37 रख के नॉर्मल बता दो, फटाफट कर लोगे क्या, है ना। तो आप पुट कर लेना, पुट थीटा इक्वल्स टू 37 डिग्री, नाउ यू कैन फाइंड द नॉर्मल। अच्छा, अब एक्सेलरेशन चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए, तो एक्सेलरेशन के लिए तो हम जानते ही हैं, एक्सेलरेशन के लिए जल्दी से बनाओ थोड़ा, बनाओ फटाफट। अब जरा समझो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे। तो एक्सेलरेशन के लिए दोस्तों हमको पता है कि पहले तो ग्रीन पेन चाहिए। ओके, हम ऐसे करें, नेट पुलिंग फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, जिसको तुम नेट ड्राइविंग फोर्स भी कह लो। तो नेट ड्राइविंग फोर्स जो भी होगा वो मास इनटू एक्सेलरेशन होगा। सोच के देखो बुद्धि लगा के, mg साइन थीटा नीचे की तरफ है, और यानी कि कंडीशन कैसी बन रही है, देखिए ऐसे बताऊँ मैं आपको। तो कुछ फोर्स ऊपर की तरफ और ये नीचे की तरफ। यहाँ पे mg साइन 37, mg मतलब ये रहा हमारा 10, g का मतलब रख लो 10 और साथ में गुना कर दो साइन 37 से, ऊपर लगा लो 40 और इधर कर दो cos 37, साइन 37 3/5, cos 37 4/5। तो बताओ ईमानदारी से नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, करके देखो। नीचे की तरफ 10 गुने 10 100, 100 गुना 3/5, 20 गुने 3 बराबर का 60, उधर 32। भैया 60 माइनस 32 बराबर 10 गुना a। अब बताइए a कितना, a कितना 2.8, 32 8 40 और 20 60 28, a इज़ 2.8, साथ में मीटर और पर सेकेंड स्क्वायर।
मन खुश होना चाहिए, ये आंसर आ गया। बोलो, तुम सोचो इस पूरे क्वेश्चन में काम की बात है फ्री बॉडी डायग्राम। जिस प्राणी को फ्री बॉडी डायग्राम बनाने आ गया उसको इस क्वेश्चन में दूर दूर तक कोई समस्या नहीं है। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? ठीक है, आगे की तरफ बढ़िए। अच्छा, एक और अच्छी बात बताई थी, मैं तुमको रिकैप करा देता हूँ। हम किस फोर्स का कंपोनेंट करते हैं? जो फोर्स ना तो पैरेलल हो ना ही परपेंडिकुलर हो। फॉर एग्जाम्पल पैरेलल फोर्स कौन सा होता? जो इस लाइन में होता। परपेंडिकुलर फोर्स कौन सा होता? जो इस लाइन में होता। मैंने mg लगाया, मेरा mg भाई साहब नीचे आ गया, नीचे। मेरा mg ना तो पैरेलल है ना ही परपेंडिकुलर है, इसीलिए mg के कंपोनेंट हुए mg cos थीटा और mg sin थीटा। मैंने जो 40 न्यूटन लगाया था वो ऐसे लगा है, ना तो वो पैरेलल है ना ही वो परपेंडिकुलर है, इसीलिए मेरे 40 का कंपोनेंट हुआ 40 साइन थीटा में और 40 कॉस थीटा में। इस बात को बुद्धि में रखना है, समझ गया? तो हम हमेशा उसी फोर्स के कंपोनेंट करेंगे जो इंक्लाइन प्लेन के ना तो पैरेलल हो ना ही परपेंडिकुलर हो। हम पढ़ रहे हैं न्यूटन्स लॉ, आप तैयारी कर रहे हैं IIT की एग्ज़ाम देंगे आप 2025 में, जो अभी आ ही जाएगा थोड़ी महीने बाद। जी कालो सनी पोको, आओ आगे बढ़े। आइए, थोड़ी सी बात मैं अब टेंशन की करना चाहता हूँ। टेंशन बहुत काम का है, पूरे मैकेनिक्स में टेंशन चलते रहता है। मिटाऊँ क्या इसको? टेंशन का मतलब है कि रस्सी से खींचतान करके तुमने जो फोर्स लगा दिया उसको टेंशन बोलते हैं। कुल मिला के टेंशन में कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि टेंशन से सिर्फ और सिर्फ तुम किसी बॉडी को पुल कर सकते हो, पुल। नॉर्मल से किसी बॉडी को पुश किया जा सकता है, इसलिए कुछ लोग, पढ़े लिखे लोग, नॉर्मल को कहते हैं पुशिंग फोर्स। नॉर्मल से सिर्फ आप पुश कर सकते हैं, पुश, है ना? जैसे दीवार है, मैं पुश करूंगा, नॉर्मल लग रहा है ना? तुम रस्सी से किसी को पुश नहीं कर सकते। रस्सी से तुम देखो हमेशा खींचने का काम है, तो रस्सी पर से बांध के खींच सकते हो, है कि नहीं? तो कॉमन सेंस की बात है। जब भी आप किसी रस्सी से किसी चीज़ में फोर्स लगाइएगा, दैट फोर्स इज ऑलवेज पुलिंग। रस्सी बस खींचने की काम आती है, इसलिए यू कैन से टेंशन इज अ पुलिंग फोर्स एंड नॉर्मल इज द पुशिंग फोर्स। अब छोटी सी बात है, ज़्यादा बहस करने का मतलब नहीं। तुम किसी चीज़ को पकड़ के खींचोगे, किसी को खींचते हो तो क्या करते हो? उसके अगेंस्ट फोर्स लगाते हो, अवे फ्रॉम बॉडी। किसी का बाल पकड़ के खींच रहे हो तुम, तो तुम उसके बाल से अवे फोर्स लगा रहे हो ना, उसके किसी के बाल से अवे फोर्स लगाओगे। सोच के देखो बात, मतलब टेंशन ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द बॉडी। लिख लो, टेंशन ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से दूर। टेंशन हमेशा बॉडी से दूर, टेंशन को दूर ही रखना चाहिए, समझ रहे दोस्त? टेंशन हमेशा दूर रखो, टेंशन के पास नहीं जाने का फालतू, हमेशा टेंशन से दूर रहिए। अच्छा, और दूसरी बात सुनो, अगर किसी रस्सी में वजन नहीं है, ऐसे बिना वजन की रस्सी होती नहीं, लेकिन क्वेश्चन में जब तक नहीं दे तब तक अपने मन से तेज बन के रस्सी में वजन नहीं लेना, ठीक है? हम दो पार्ट में पढ़ते हैं टेंशन को, एक तो रस्सी में वजन देते हैं या फिर नहीं देते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं किसी ऐसे रस्सी की जिसमें वजन नहीं है। तो माना रस्सी में वजन नहीं है तो रस्सी के हर पॉइंट पे टेंशन सेम होगा, है कि नहीं? जिसको बोलते हैं इफ स्ट्रिंग इज मासलेस देन टेंशन एट एवरी पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग विल बी सेम। मतलब कुल मिला के बात ये, रस्सी में वजन नहीं मतलब टेंशन हर जगह सेम होगा, कोई लोड नहीं, ठीक है? वजन हो तो देखेंगे, तब हर पॉइंट पे टेंशन डिफरेंट होगा। जब रस्सी में वजन होगा तो हर पॉइंट पे टेंशन डिफरेंट होगा। इतना तो क्लियर है? बस अब ज़्यादा बकवास न करते हुए काम की बात पे चल लेना चाहिए। ला 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 ला। चलो अब छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, तब ताकि अपने को अच्छा लगे। पहले एक ऐसे ही बच्चों वाला सवाल लेता हूँ, टक टिक टुक। देखो ये सब सवाल बस कॉन्सेप्ट बनाने के लिए, बहुत इसकी कोई ऐसी नहीं कि यही आ रहा है, ऐसी ये टाइम पास सवाल उसको बोलते हैं। लेकिन एक बार कॉन्सेप्ट बन जाए तो अच्छा लगता है ना? हम किसी चीज़ को छोड़ नहीं सकते, तो सबको लेके चलना पड़ता है। चलिए वजन ले लीजिए, 5 4 2
5 kg, 4 kg, 2 kg, 5 4 9 2 11, 55 न्यूटन मान लीजिए लगा रहे हो। 55 न्यूटन। देखो मैं बता रहा हूँ, आंसर वांसर में जान नहीं है, सबका आंसर आ जाता है तो चुपुक चुपुक मत करना, जो बता रहा हूँ चुपचाप उसको सुनते चलो, इसमें ज़्यादा आंसर दे के शेर खान बनने की आवश्यकता नहीं है। मेरे पास 55 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और उसमें से 5 kg, 4 kg, 2 kg का 3 ब्लॉक हमने लगा दिया। बताओ रस्सी कितनी है इसमें? दो रस्सी है, 2 रस्सी है। एक रस्सी ये रही 5 और 4 के बीच, और दूसरी रस्सी ये रही 4 और 2 के बीच। अगर 2 रस्सी के बीच में ब्लॉक आ जाए, अगर 2 रस्सी के बीच में ब्लॉक आ जाए तो तब दोनों रस्सी में टेंशन अलग अलग होगा, तब 2 रस्सी काउंट होगी। मैं तुमको एक बात बताना चाह रहा हूँ, मान लो ये क्वेश्चन ऐसे होता, यहाँ पे 5 kg होता और ये 4 kg न होकर डायरेक्ट एक बड़ी सी रस्सी होती और यहाँ पे 2 kg लग रहा होता, और तब तुम अगर 55 न्यूटन लगाते तब ये पूरी एक ही रस्सी है यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसमें सब में टेंशन एक होता, सिंगल, हर पॉइंट पे सेम टेंशन होता। कब? जब रस्सी में वजन नहीं होता। परंतु ऊपर वाले सिचुएशन में ये एक रस्सी और दूसरी रस्सी, तो इस पूरे रस्सी में कहीं भी जाओगे तो टेंशन T1 होगा अलग और यहाँ टेंशन T2 होगा। पहले तो एक बात समझ में आनी चाहिए कि हाँ ये दोनों सिचुएशन अलग अलग है। यहाँ पे 5 kg 2 kg के बीच में एक 4 kg का ब्लॉक रखा, जैसे ब्लॉक रखा खटैक, मतलब 2 पार्ट में टेंशन बढ़ गया। रस्सी बदलोगे टेंशन बदलेगा, रस्सी बदलोगे टेंशन बदलेगा, और जितनी नंबर ऑफ रस्सी बढ़ाओगे उतने ही तरह के टेंशन की वैल्यू आएगी। रस्सी, अगर रस्सी में वजन नहीं है, रस्सी में वजन नहीं है तो रस्सी के हर पॉइंट पे टेंशन सेम होगा। मान लो इस रस्सी में वजन होता थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ के टेंशन अलग होता, दिस इज T1, यहाँ का टेंशन अलग होता T2, यहाँ T3 एंड सो ऑन। हर पॉइंट का टेंशन अलग अलग होता। कितने पॉइंट हो सकते हैं? इनफाइनाइट। हमसे जितना पूछेगा उतने की बात कर लेंगे, वो बात की बात है। अभी वजन नहीं है, तो अभी वजन नहीं है तो टेंशन क्यों बदला ये तो समझ गया, क्योंकि रस्सी बदल दी तुमने। अब आ जाओ, हम एक लॉजिक लेके चल रहे हैं, मन में 2 चीज़, एक डायरेक्शन ऑफ टेंशन, बॉडी से दूर। बॉडी कौन है? 5 kg भी बॉडी है, 4 kg भी बॉडी है। मेरे से कोई कहे कि बेटा बताओ T1 का डायरेक्शन दिखा दो, तो मैं बोलूँगा भाई साहब 1 सेकेंड कैंची लाने दीजिए, मैं T1 काटना चाहता हूँ रस्सी, खचाक। तुम इसको काटोगे, जैसे ही काटोगे तो तुम ईमानदारी से बताओ इसका शेप कैसा होगा। ये 5 kg, ये 4 kg, बीच की रस्सी तुमने काट दी, तुमने काट दी 5 kg और 4 kg तुमने काट दी, और तुम सीख के आए हो कि डायरेक्शन ऑफ टेंशन बॉडी से दूर, तो इससे दूर, तो 5 kg से दूर ऐसा रहा, नाम इसका T1 रहा, और 4 kg से दूर ऐसा रहा, नाम तो T1 ही होगा, क्योंकि एक ही टेंशन है। परंतु डायरेक्शन अलग अलग हुआ कि नहीं? अभी बात पूरी नहीं हुई। अब इसको और आगे बढ़ाइए। कोई तुमसे कहेगा बेटा इस 2 kg पे भी तो टेंशन समझाओ, क्योंकि मैं इधर से लगा रहा हूँ इस पे 55 न्यूटन। तुम बोलो 1 मिनट चाचा कैंची लाने दीजिए, कैंची लाइए, 2 यहाँ से इसको कट करिए। जैसे इसको कट करोगे 2 पार्ट में बढ़ जाएगा। बताओ टेंशन का डायरेक्शन बॉडी से दूर, मैं बॉडी हूँ मेरे से दूर, मतलब ये रहा इसका टेंशन, नाम T2, ये भी T2। हाँ 2 kg समझे क्या? अब ऐसा चलता है काम। अब उसके बाद से ये तो मैंने ऐसी टेंशन का डायरेक्शन खेल रहे थे अपन, टेंशन का डायरेक्शन ऐसे खेलते। अच्छा चलो ये सब ठीक है, तो यहाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अगर मैं सबसे पहले ऐसी एक इसमें टाइम पास करूँ और एक्सेलरेशन निकालना चाहूँ, तुम बोलोगे यार एक्सेलरेशन निकालने के लिए मैं क्यों टेंशन लूँ, एक ही फार्मूला सीख के आया हूँ, नेट फोर्स जितने भी होते हैं वो टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन कर दिया जाता है, और एक्सेलरेशन निकालने के लिए जो मुझे नेट फोर्स लगता है वो डिवाइडेड बाय जितना भी मास होगा उतना, है कि नहीं? सही बात तो ये, क्योंकि ये m टोटल होगा। अब लोगों को याद ऐसे रहता है बड़े में, लेकिन लिखने का स्टाइल आना चाहिए। अच्छा ठीक है, अब करना क्या होता है कि तुम पहले तो ऐसा मानो कि रस्सी से खींचोगे तो पूरा सामान एक साथ चलाएगा ना यार। इसका मतलब तो खींच कौन रहा है? तुम खींच रहे हो 55 न्यूटन से, तो फोर्स तो ओवरऑल बाहर 55 न्यूटन ही लग रहा, तो भाई अपने को तो लगेगा 55 न्यूटन लगता होगा। और टोटल मास देखो तुमको ही पता है, 5 4 9 और 2 11 हो गए, 5 4 9 और 2 11। तुम कहोगे यार ठीक है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
इसका मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, अगर जब तक रस्सी नहीं टूटती है, 5 4 9, 2 नहीं लिखा, 9 लिख दिया, कौन है ये आदमी, है ना, ठीक है। तो अब चलो, अब चाहे सोचो, अब चाहे कुछ भी हो जाए, अगर इन सब को साथ चलना है तो इनमें से किसी भी ब्लॉक को उठा लो, सब का एक्सलेशन इसी तरफ होना चाहिए, क्योंकि नेट फोर्स उधर ही लग रहा है, और सब का एक्सलेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 आ रहा है, 5 आ रहा है, 5 आ रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, समझ रहे हो क्या? इसका मतलब अगर सारी बॉडी को साथ में चलना है तो सबका टेंशन भी हमने लिख लिया इस स्टाइल में, और एक्सलेशन ऐसे लिख दिया। अब कोई कहे कि दोस्त तुम तो सब तो लिख ही चुके हो, जरा मुझे टेंशन की वैल्यू भी फाइंड करके बता दो, तो तुम कहोगे यार अब मेरे पास कोई लोड ही नहीं है, कोई भी बॉडी उठा के निकालूंगा टेंशन निकल जाएगा, 2 मिनट में तू बता किस बॉडी से बात करनी। तुमने कहा भाई चलो 5 केजी से बात करके देखो, बोलो ठीक, 5 केजी वाला ऐसे पकड़ लो, ये रहा 5 केजी वाली बॉडी, ओके। 5 केजी पे कौन से फोर्स लग रहे हैं? T1 के अलावा कुछ नहीं लग रहा। T1 के अलावा भाई ने कहा mg, तो भाई को बता दूं mg तो है ही नहीं, क्योंकि mg को ऊपर नॉर्मल बैलेंस कर रखा है, तो लिखने का कोई मतलब ही नहीं इसका। तो 5 केजी पे सिर्फ एक फोर्स लग रहा है और इस तरफ लग रहा है, और वो है हमारा T1, और हम चला रहे हैं हॉरिजॉन्टल में, तो वर्टिकल फोर्स लेके क्या करोगे? तो T1 बराबर, अच्छा एक्सलेशन में कोई लोड ही नहीं है, वो मेरे पास 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब जीवन में एक ही फार्मूला, दुनिया का हर फोर्स मास इंटू एक्सलेशन के बराबर होता है, एक्सटर्नल वाला। तो भैया सो रहा है, हाँ, डेल्टा एफ बराबर मास इंटू एक्सलेशन, तो डेल्टा एफ नहीं, नेट एफ समेसन कितना लग रहा है? एक ही फोर्स है T1, बताओ मास कितना? 5, और एक कितना? 5, 5 गुने 5, बहुत खतरनाक, टेबल याद करके आना, 25, वो भी न्यूटन, है कि नहीं है? अब चलो अब जरा T2 बता दो, अरे T2 में मज़ेदार है, T2 मेरी मर्जी, मैं 4 केजी से भी T2 निकाल सकता हूँ, मेरी मर्जी मैं 2 केजी से भी T2 निकाल सकता हूँ। कौन? विशाल है, कर दीजिए एक बार नोट भी कर लिए थोड़ा। एक बार और कर लेते हैं, आइए समझते हैं। मैंने इसको पकड़ा, देखिए यहाँ से इसको पकड़ के सोच रहे भैया 2 केजी वाले ब्लॉक की अगर बात करूँ, इसको ऐसे कर दूँ, बंद कर दूँ, तो मैं देखो आराम से सोचो, बॉडी उधर जा रही है भाई साहब, तो ज़्यादा कौन होगा, 55 या T2? 55 ज़्यादा होगा, 55 इज़ ग्रेटर, यानी कि 55 में से T2 घटाऊँगा तो मास इंटू एक्सेलरेशन, तो बता दो T2 कितना? 45, सही है? कोई बात नहीं, इधर आ जाओ भाई, आ जाओ इधर आ जाओ। 4 केजी वाले को पकड़ लो, चलो 4 केजी वाले को पकड़ो, आओ समझो, ये मैंने 4 केजी वाले को पकड़ लिया। 4 केजी वाले पे एक्सलेशन किधर, इधर कितना, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, भाई साहब इधर फोर्स कितना लगेगा T2, और इधर कितना लगेगा T1, और T1 तुम कितना निकाल के लाए हो भाई साहब? 25, तो इधर तुम लेके आए हो 25। अच्छा ईमानदारी से बताओ ज़्यादा कौन होगा, T2 या 25? T2 होगा, है ना? यानी कि तुम यहाँ से बोलोगे कि भाई साहब T2 में से 25 घटा लो, और उसके बाद से 5 गुना कितना, 4, तो T2 कितना हो गया भाई बता? 45 हो गया। तो कहीं से भी निकालो, अगर सही से सोचोगे तो आंसर सेम ही आएगा। तो T2 बराबर 45, घटाने तो आना चाहिए। डिंग डंग डिंग डोले, क्या ओके, मिटाओ क्या? चलो अगला सवाल तुम करना, तेज करना और सही करना। जीजो
इस बार कोर्स की प्लानिंग बताऊं क्या है? इस बार कोर्स की प्लानिंग में थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं लास्ट ईयर के हिसाब से, थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। इस बार क्या है चेंजेस बताता हूँ। आपका कोर्स ख़त्म होगा दिवाली अराउंड, ठीक है? दिवाली अराउंड कोर्स ख़त्म होगा। जनवरी में तुम्हारा जेई मेन का पहला आएगा, यानी कि जो जेई मेन का जो फर्स्ट अटेम्प्ट आएगा वो आएगा तुम्हारा जनवरी में। इस बार क्या प्लानिंग है कि जो दिसंबर और जो नवंबर है इसमें तुम टेस्ट करोगे बस। बच्चा अभी मैंने देखा है मतलब लेट से जब उसकी पढ़ाई शुरू होती है तो वो बिना प्रैक्टिस पहुंचता है इस जेई में। कोर्स ही उसका दिसंबर में ख़त्म होता है तो क्या करेगा वो? तो नवंबर में तुम करोगे चैप्टर वाइज टेस्ट, नवंबर में तुम करोगे चैप्टर वाइज टेस्ट। जैसे अभी नीट वाले जो बच्चे अपियर उनका कर रहा हूँ ना, उसी तरह आपका जेई के लिए हो जाएगा। पिछले बार भी जेई के लिए किया था चैप्टर वाइज टेस्ट, लेकिन मैंने क्या देखा कि बच्चा डर जाता है थोड़ा सा, बोर्ड का भी प्रेशर उसके पास है, इसलिए इस बार थोड़ा और पहले से तो इसलिए क्या है, पहले से करने के लिए तुम बहुत सही समय पे हो। तो चैप्टर का टेस्ट करेंगे नवंबर में। चैप्टर का टेस्ट कैसे होगा? एक दिन छोड़ के एक चैप्टर ऐसे। और जैसे ही चैप्टर का टेस्ट ख़त्म होगा तो चैप्टर की तैयारी हो चुकी है, तो उसके बाद से इस दिसंबर में यूनिट प्लस फुल सिलेबस टेस्ट, इसको करके तुम जनवरी के फर्स्ट अटैम्प्ट में बैठोगे। जैसे जनवरी के फर्स्ट अटैम्प्ट, क्योंकि जनवरी में भी तो टाइम मिलेगा इसको करने का, थोड़ा सा जनवरी में भी टाइम मिलेगा, क्योंकि कौन जानता है कौन कब एग्जाम हो सकता है। जैसे इस बार देखो 24 जनवरी से शुरू था, तुम्हारा भी ऐसे आ जाए, क्या दिक्कत है? अब हो सकता है पहले भी आ जाए, तो जनवरी को हम नहीं मानते, जनवरी में कभी भी दिन आ सकता है। तो प्लानिंग ऐसी रहेगी कि नवंबर दिसंबर हम प्रैक्टिस करेंगे, जनवरी में जो मिल गया उसमें फुल सिलेबस की प्रैक्टिस चलेगी। जितना दिन मिल गया जनवरी में उसमें भी फुल सिलेबस टेस्ट चलता रहेगा, वो तो पता लग जाएगा ना 2-3 महीने पहले तक क्या माहौल बन रहा है, कितने तारीख को दे रहे हैं वो। ऐसे ज़्यादा चांस है कि हमेशा सेकेंड या थर्ड वीक तक ही मिलता है, बहुत पहले नहीं मिलता। थर्ड वीक मान के चलो, मोस्टली ऐसा ही हो रहा है। तो फर्स्ट वीक में, अब जैसे ही तुम्हारा जेई का फर्स्ट अटैम्प्ट तुम क्लियर करोगे, तुम्हारा सिक्योर कॉलेज तो उसी समय सिक्योर हो जाएगा, ज़्यादा उसमें कोई लोड वाली बात नहीं। उसके बाद से तुम्हारे पे एक ऑब्स्टिकल रहता है बोर्ड का, वो भी एक ज़रूरी चीज़ है भाई। तो अब तुम क्या करोगे, अब उसके बाद से तुम बोर्ड के लिए घर पे पढ़ते रहोगे, मैं मदद करता रहूँगा जैसे ही तुमको मेरी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन आज तक किसी को पढ़ी ही नहीं तो कोई ऐसी वो नहीं है। फिर भी अगर तुमको पढ़ती है तो मैं हूँ, बोर्ड के लिए जो फिजिक्स का कंटेंट है उसके लिए मैं हेल्प कर दूँगा आपकी, और प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस भी करा दूँगा। लेकिन मैं कराता हूँ, कोई करवाता ही नहीं मेरे से, तो मैं क्या करूँ? तो ठीक है, तो बोर्ड के लिए आप वहाँ पे करेंगे, परंतु बोर्ड करते करते भी जेई को छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगला आने वाला है। और सुनो मेरी बात, जिसका ये अच्छा चला गया और सबका जाएगा बात अगर तरीके से चले तो, इसका अच्छा चलेगा। मैंने एग्ज़ाम दिया, मेरा ये एग्ज़ाम अच्छा चला गया, तो मेरे में सेकेंड अटेम्प्ट से ज़्यादा क्या रहेगा, एडवांस। तो एडवांस की बातें शुरू हो जाएगी, एडवांस की बातें शुरू हो जाएगी। एडवांस की बातें मतलब एडवांस के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस, एडवांस के अकॉर्डिंग सब कुछ सेकेंड अटेम्प्ट मेरे मन में रहेगा, लेकिन एडवांस की बातें शुरू हो जाएगी। ये जो नवंबर दिसंबर में जो काम चलेगा, ये मेरी प्लानिंग ये है कि नवंबर दिसंबर में मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। नवंबर दिसंबर में 100% टेस्ट तुम्हारा जेई मेन के ऊपर चलने वाला है। बीच बीच में एक आध एडवांस डालूंगा, नहीं तो नवंबर दिसंबर के पहले ये तो क्लियर हो बढ़िया से, क्योंकि ये जितना अच्छा होगा ना उतना कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। इसमें कोई रिस्क नहीं, ये कुछ नहीं, ये शानदार जाना चाहिए फुल। तुम टॉप कर जाओ ना, 1 आओ रैंक, क्या दिक्कत है, बोले क्या आ जाओ 1। तो कोई ऐसा नहीं कि बाप रे एडवांस की तैयारी कैसे होगी हमारे, कुछ नहीं। पहले टारगेट है इसमें रैंक फोड़ने का, एकदम शानदार वाला। ये तुम्हारा अच्छा चला गया, फिर उसके बाद बोर्ड फोड़ की टेंशन तुमको नहीं रहेगी। इसका अच्छा जाना बहुत 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 ज़रूरी है, इसलिए 2 महीना सिर्फ इसके ऊपर काम हो गया और कुछ नहीं करना अपने को। अच्छा, उसके बाद ये क्लियर होते ही बोर्ड के साथ साथ तुम्हारा फरवरी मार्च लगभग बोर्ड खा जाएगा तुम्हारा। तो तुम्हारा फेब और मार्च जो है, फेब और मार्च तुम्हारा बोर्ड खा जाएगा, लेकिन उसमें भी सप्ताह में एक एडवांस पैटर्न का टेस्ट करते रहेंगे, उसकी काम चलती रहेगी। समझ रहे हो? तो स्मार्टली काम करना पड़ेगा। 12th के साथ जाना इतना वो नहीं है कि कैसे भी घुस जाए। अब देखो, ये काम हो गया फरवरी मार्च का। अब तुम्हारे पास अप्रैल के आसपास, जैसे तुम अप्रैल में एंटर करोगे, सेकेंड अटेम्प्ट शुरू हो चुका होगा।
अब तो टेस्ट फुल सिलेबस ही चलेंगे ना यार, है ना। अब क्या करेंगे, अब जेई मेन का फिर से 4, 5, 7, 8 चैप्टर करके फिर से बीच में मैं टेस्ट पूरी तरीके से प्लान करके तुमको रूटीन मिल जाएगा पूरा कि हमारा ये प्लान है भाई, इसकी अकॉर्डिंग प्रैक्टिस। और ये अप्रैल में फिर से हमारा सेकेंड अटेम्प्ट, और सेकेंड अटेम्प्ट के बाद एडवांस में ज़्यादा समय नहीं मिलता, इसलिए एडवांस का जो पैटर्न है उसकी प्रैक्टिस यहाँ से होनी शुरू हो जानी है अप्रैल में और मई में। अप्रैल और मई में तुम्हारा, अप्रैल में फिर से तुम सेकेंड अटेम्प्ट में बैठोगे, उसके बाद से सेकेंड अटेम्प्ट तो तुम सोचो सेकेंड अटेम्प्ट तुम्हारे लिए फॉर्मेलिटी हो गई कि नहीं, क्लियर अपना यहाँ हो चुका है, इसमें तो हम बस बैठ रहे हैं। ऐसे नहीं कि सेकंड में इंप्रूवमेंट और फलाना चिलाना फालतू बात है, जो होना इधर हो गया। सेकंड अटेम्प्ट अब चांस है तो बैठ लेंगे, अच्छा लगेगा एक दिन, क्या है। अब उसके बाद से असली टारगेट कौन रहेगा फिर, एडवांस। तो भाई एडवांस ये जितनी मेंस के लिए काम करनी है वो इसी 2 महीने में करेंगे, बाकी इस 2 महीने से पहले और 2 महीने के बाद का जो समय है सिर्फ एडवांस को समर्पित होगा। तो इस पैटर्न में काम करोगे। मेरे ख्याल से आपका इस बार भी देखो जून में हो रहा है, तो तुम्हारा जून में पेपर होगा, तो समय बहुत रहता है। मार्च के बाद भी तुम्हारे पास अप्रैल, मई और जून में 2-3 दिन मिलेंगे, ज़्यादा नहीं, तो तुम फिर 2 महीना मानो, ये 2 महीना फिर तुम्हारा जो है एडवांस, तो समय बहुत रहता है, तरीके से काम करोगे तो बन जाएगा। परंतु तो हमारा पहला टारगेट क्या होगा, स्टेप 1 अभी तो पढ़ेंगे एडवांस लेवल तक, और जैसे ही कोर्स ख़त्म हुआ 100% मेंस के लिए टेस्ट सीरीज शुरू। नवंबर दिसंबर में सिर्फ और सिर्फ तुम टेस्ट दोगे, सिर्फ टेस्ट दोगे। टेस्ट जैसे मैंने क्वेश्चन दिया, तुमने उसकी प्रैक्टिस करी, यहाँ पे टेस्ट दिए, एक चार्ट बन के मिल जाएगा जैसे जैसे इन लोगों को मिल रहा है, तुमने उसका रैंक बनाया, घर पे नंबर तुमको पता लग गया, इतने नंबर आए, 100 का पेपर होगा, मान लो तुम्हारे नंबर किसी कारण से आ गए 50, कोई में 30 आ गया, किसी में 90 भी आ सकता है, कोई में 100 ला सकते हो। जैसे ही नंबर तुमको लग जाए कि मेरे नंबर इसमें कम आ रहे हैं, 80 से कम आ रहे हैं, 70 से कम आ रहे हैं, मतलब तुमको उसको दोबारा करने की जरूरत है। दोबारा कहाँ करोगे उसको, एज ए होमवर्क कर लो फटाफट। मतलब कुल मिला के अपने को छोड़ना नहीं है क्वेश्चन, 100% के लिए काम करें, 100% के लिए। ऐसे नहीं कि 100 आ रहे तो इसमें इतना कर लेंगे, नहीं, पूरा क्वेश्चन बने, क्योंकि चैप्टर वाइज है ना, और एक दिन पूरा। अब तुम बोलोगे तैयारी कैसे करेंगे, कोई लोड नहीं है, कोई लोड ही नहीं तैयारी का। तो उपाय बताता हूँ, तुमको टेस्ट कब देना है, नवंबर में ना। अब देख, अब तुम्हारे पास कितने चैप्टर है, 26 के आसपास है लगभग, मैं उसको मान लो 30 मानता हूँ, ठीक। 30 चैप्टर के लिए तुमको एक दिन का तैयारी का समय है, तुमको क्रैश कोर्स मिल जाएगा, है ना। ये क्रैश कोर्स जो तुमको अभी मिल रहा है, ये है तो नीट वाले बच्चों का, तो तुमको तुम्हारे लिए वो 20 साल के ताज़ा, बिल्कुल गर्म, एकदम गर्मा गर्म क्रैश कोर्स तुमको मिल जाएगा इसमें। तो तुम क्या करो, घर पे जाओ, जैसे मान लो आज मैंने कहा न्यूटन्स लॉ ऑफ फ्रिक्शन का टेस्ट है, घर पे गए, क्रैश कोर्स खोला, क्रैश कोर्स तो नाम रहेगा उसका, रिवीजन कोर्स रहेगा। तुम पहले वीडियो देखोगे बढ़िया, फास्ट फॉरवर्ड पे 2, 4, 5 जितना समझ सकते हो, उस पे जाने के बाद से उसको वहाँ से रिवीजन किया, नोट्स रिवाइज किया, आके टेस्ट दिया, रिवीजन किया, टेस्ट दिया, रिवीजन किया, टेस्ट दिया। तो रोज रिवीजन, जैसे अभी लोगों को मजा आ रहा है ना, इनको मजा आ रहा है। अभी आज मैंने पूछा कि क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या बोला, हाँ शानदार हो रहा है ना, इसीलिए वो बहुत काम का है। तो इसलिए मैंने कहा यार कुछ चीज़ करने के बाद फ़ायदा समझ में आता है। अभी जब किया इस बार तो मज़ा आ रहा है इनको, नंबर देखो इनके 172, साला 180 ऐसे, है ना, देखा फ़ायदा हुआ ना। तो बस ये तो नीट के है तब तेरा फ़ायदा हो रहा है, ये नीट का है तब तुम्हारा फ़ायदा हो रहा है। सोच तुम्हारा होगा तो कितना फ़ायदा होगा, ये है ना समझ। तो इसलिए बता रहा हूँ मैं तुमको। तो ऐसे करने से तो मैं कब लग जाऊँगा क्रैश कोर्स रिकॉर्ड करने में, मैं लग जाऊँगा इससे 2 महीने पहले। मतलब नवंबर में तुमको इसका यूज है, तो मुझे लगना पड़ेगा सितंबर में। तो मैं सितंबर और अक्टूबर में इसको रिकॉर्ड कर दूंगा। डालूंगा तो नवंबर में, सितंबर और अक्टूबर में मैं लग जाऊंगा। अरे यार बीच में मान लो बीमार हो जाता है आदमी, तो ऐसे रहेगा कि भाई एकदम वो, तो फिर तो गड़बड़ बात हो जाएगी ना। एकदम से मुझे रोज़ रहना पड़ा, आज बीमार हो गए तो अरे आज उपाय नहीं है, ऐसे नहीं। पहले से रिकॉर्ड करके और नवंबर दिसंबर में तुमको मिलता रहेगा रोज़ एक, ज़्यादा नहीं, ताकि तुमको मिलेगा ताज़ा आ रहा माल, एकदम गर्म। तो आप इसके अकॉर्डिंग करोगे, तब जाके हम तरीके से 12th के साथ मन खुश करके यहाँ से जा सकते हैं। ये पूरे साल की प्लानिंग है, मैंने आपको बता दी कि भाई आपके मन में भी ना हो कि क्या प्लानिंग कैसे चलेगा, याद तो रख ही लोगे। चलो कौन बोर्ड पहले भी हो सकता है ऐसा? हाँ, तो पहले होगा तो पूरा थोड़ी पूछेंगे वो
पुरानी पूछेंगे, वो आधा सिलेबस से पूछेंगे। तो पहले ले लेंगे तो वो तो सितंबर में ले लें, अपने को क्या है, हम वो तो हमको तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो पहले लेंगे तो पूरा थोड़ी पूछेंगे, पे तो हाफ पूछेंगे। अभी तक तो जो जैसा लगा मैंने उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग बताई है, ठीक है। अभी कुछ दिन के बाद लगेगा कि भाई आधा पूछ रहे हैं तो कोई बात नहीं, वो तो आधा तो हम कर ही रहेंगे ना। तो अच्छा है साला, पहले ही पूछ लो पूरा, हमको क्या है, हमारा बोर्ड का 2 महीना तो नहीं लोगे ना, हमारा समय उधर बच जाएगा, तो हम फिर एडवांस में और काम करते रहेंगे। मैं तो कहता हूँ कल ही बोलो कि बोर्ड ले लो, एक चैप्टर पूछ लो, हमको क्या। जब पहले लोगे तो तुम कम पूछोगे। अरे ये सब बोर्ड तो चलो एक है, ज़रूरी था, सबको बोर्ड में बैठना है तो क्या है, सब बैठते हैं, इसमें इतना क्या। चलिए, तो कुल मिला के बात इसकी ऐसी रही। आइए और समझते हैं। एक काम देता हूँ जो तुम घर पे करना। 3, 12, 15 kg की बॉडी है। तीन 12, 15 kg की बॉडी, 3, 12 और 15 इस तरह की बॉडी, और यहाँ से फोर्स लग रहा है ये वाला 30 डिग्री पर, और फोर्स जो अप्लाई कर रहे हो सब फर्स्ट क्लास है, बढ़िया चकाचक। हमसे पूछा T1/T2 बताओ, मतलब इनका कहना है कि ये है T1 और ये है T2। चलो अपन साथ ही करें इसको। T1/T2 पूछ रहे हैं कि T1/T2 क्या होगा। दिमाग लगा के करो, थोड़ा तेज कर सकते हैं तो तेज करें, थोड़ा ट्रिक मतलब थॉट लगा सकते हैं तो लगाएं। सुनो मेरी बात, सुनो, समझो, थॉट समझो, क्या कैसे सोच रहे समझो। इसने T1 पूछा और T2 पूछा, क्या T1 T2 की तुमसे वैल्यू पूछी? नहीं, इसने रेशियो पूछा। और जब रेशियो पूछे तो दिमाग लगा के देखो, अगर एक्सलेशन मेरे पास XYZ कुछ भी आ रहा है ना, तो दोनों में आएगा, देयर इज चांस कि वो हट जाए, तो क्यों एक्सलेशन फाइंड करके फालतू टाइम पास करें। तो यहाँ पे अपने को एक्सलरेशन फाइंड करने की ज़रूरत नहीं, एक्सलेशन फाइंड करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि रेशियो पूछा है। तो ऐसे नहीं कि सब कुछ निकाल दिया बच्चों की तरह फालतू टाइम पास करे जा रहे हैं। एक्सलेशन फाइंड करने की ज़रूरत नहीं। तो तुम बोलोगे क्या करें फिर? अरे कोई दिक्कत नहीं है, तुम बस इक्वेशन लिखो, हटाओ इसको, इक्वेशन लिखो। देखो, एक तरफ से फोर्स लग रहा है और वो कितने पे लग रहा है? 30 डिग्री पे, और दूसरे पे अच्छा उसका कंपोनेंट लेने आ सकता है अपने को, उतना दूर जाने का भी नहीं है। मान लीजिए यहाँ से रस्सी को काट के अलग कीजिए और बताइए 3 kg पे बात करते हैं। ये रहा मेरा 3 kg। अच्छा, इस 3 kg पे इधर फोर्स कितना लगेगा हमारा? T2। एक्सलेशन मान लेते हैं, पूरा परिवार इधर जा रहा है A से, तो ये रहा A। आओ नीचे, अब आ जाओ इसकी बात करो, इस 12 kg की बात करो। ये मैंने बना दिया 12 kg। बताओ इधर कितना फोर्स? T2, और इधर कितना फोर्स? T1, और एक्सलेशन किधर? तो इधर। आ जाओ इक्वेशन लिखते हैं। यहाँ T2 बराबर क्या लिखूंगा? 3A, बोलो। और यहाँ पे ज़्यादा कौन? T1। तो यहाँ T1 माइनस T2 बराबर 12A लिख सकते हैं। अब ईमानदारी से बता दो, अब तुम T1 यहाँ कितना लिख सकते हो? 12A प्लस T2, सोचो सोचो, और T2 कितना है? 3A, तो ये आ गया 15A। अरे कोई लोड नहीं, अब तो डिवाइड कर देंगे। T1/T2, T1/T2 कितना आ गया? 5/4। बहादुर, ऐसा कैसा डिवीजन किया? इसको गलती नहीं बोलते, इसको पाप बोलते हैं, पाप। तो ये रहा T1, ये रहा T2, ये रहा 15A, और ये रहा भाई साहब 3A। ये आ गया 5, ये 1। सही है? तो हर बार एक्सप्रेशन निकालने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा टेंशन लेने की बात है नहीं। टेंशन में तो कोई टेंशन लेने का ही नहीं। आओ आगे बढ़ें, आगे बढ़ें और एक बढ़िया सवाल करते हैं। मिटाऊं क्या? क्या
क्या वो आपका बोल रहा है कि कॉस्ट में लेंगे ना अगर पूछो ना भाई, नहीं वो एंगल का पूछ रहा था। पूछ। हो गया, क्लियर हो गया। चलिए देखिए, क्वेश्चन में 3 ब्लॉक है हमारे पास और तीनों को इंक्लाइन प्लेन पे ऐसे रख दिया बढ़िया स्टाइल में। 1 2 तृतीय। ये हैं M1 जी, ये M2 हैं और ये हैं M3। इस तरीके से इनको रख दिया गया और इनको खींचा गया है इधर 120 न्यूटन से। एंगल थीटा 60 डिग्री दे रखा है और रस्सी से बांधा गया है। रस्सी में टेंशन क्रमशः T1 और T2 है। आइए चर्चा करते हैं। चर्चा तो बाद में करेंगे, पहले एक्सीलरेशन बताइए कितना होगा सिस्टम का। बुद्धि विवेक आत्मा के साथ परमात्मा के साथ करके तब बताओ। गलती नहीं करना, क्योंकि गलती ही करते हैं बच्चे। खिड़की क्लोज। एसी ऑन नहीं किया था हमने। देखो, इसको बोलते हैं सूडो फीलिंग। मुझे ऐसा लग रहा था कि हमने एसी ऑन कर रखा है और मुझे सही में गर्मी नहीं लग रही, क्योंकि मेरे मन में साइकोलॉजिकली था कि हमने एसी ऑन कर रखा है। वाह यार, ऐसा भी होता है। मतलब तुम देखो मैं कितना मगन हूँ फिजिक्स में। पेन चलाओ, पेन चलता है दिमाग चलता है। पेन चलना इज प्रोपोर्शनल टू दिमाग चलना। आया? देखिए बच्चे गलती क्या करते हैं, देखो बताओ आंसर क्या आया। देखो आराम से, हम जानते हैं एक्सीलरेशन बराबर नेट फोर्स कितना लग रहा है 120 अपॉन टोटल मास कितना है m1%। डाटा रखूँगा, डाटा, चलो डाटा रखते। लिखो m1 बराबर, लिख लो m1 बराबर 2 kg, m2 बराबर 4 kg और ये ले लो 6 kg। चलो भाई 6 बोला भाई, 6 kg। m1 2 kg। अब बता दो एक्सप्रेशन कितना आसान। हाँ शानदार, बहुत बढ़िया। देखिए आपने कहा नेट फोर्स कितना लग रहा है 120 अपॉन टोटल मास। हम तो लगा रहे हैं 2 + 4 + 6, तो ये कितना आ गया, ऊपर 120 नीचे 12, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया एक्सेलरेशन और इतना लाते ही आप 00 हैं, गधे हैं। लग रहा है ना भाई। ऐसे तो तुम तब कर सकते हो जब ये mg और नॉर्मल बैलेंस हो रहे हों, तब ऐसा होता, तब ऐसा हो सकता था। परंतु तुम सोचो, बुद्धि लगाओ, बुद्धि लगाओ, तुम इसको पकड़ के खींचोगे तो क्या mg, तुमको इसका वजन नहीं उठाना पड़ेगा क्या यार? उठाना पड़ेगा। क्या पूरा उठाना पड़ेगा? नहीं, कंपोनेंट के फॉर्म में उठाना पड़ेगा। क्योंकि भाई साहब ऐसा है कि जब मैं इसको खींचूंगा तो मुझे डिस्टर्ब करने वाले लोगों में एक तो इसका आएगा mg sin थीटा, इसका वजन 2 है तो इसका 2g sin थीटा लगेगा नीचे की तरफ, तो 2g sin 60। बोलो। सिमिलरली इस m2 के लिए भी 4 है तो 4g sin 60। चलो 4g तक तो आ चुके हैं अपन, 5g भी आ गया है, परंतु यहाँ 5g नहीं, हम 6g की बात करना चाहते हैं। डायरेक्ट एक स्टेप मोदी जी से आगे, 6g और साथ में sin 60, ये सब इस 120 को अपोज करने वाले हैं।
तो नेट फोर्स में से सब घटेगा दोस्त। क्यों घटेगा समझ में आया? नहीं आया उसको? देखो क्यों घटेगा समझो। अगर इसको ऐसे उठा लो और ऐसे रख दो, जब रख दोगे तब तो मान लो मैं एक ब्लॉक को ऐसे रखता हूँ और उसी ब्लॉक को टेबल पे रखता हूँ और तुमको बोलता हूँ भाई साहब 5 न्यूटन से खींच रहे हो दोनों को। समझो इधर देखो, तो हो सकता है तुम मन ही मन सोचो, चलो 5 न्यूटन में गोली मारो, तुम इतना सोच के देखो, तुम इसको खींच रहे हो, किसको खींचना आसान है? किसको खींचना आसान है? किसको खींचना आसान है? इसको आसान है नहीं? क्यों आसान है? क्योंकि उसमें mg का कोई यूज नहीं, mg नॉर्मल। पहली बात तो यह है कि प्रैक्टिकल भी कोई बोले तो आसान है, ये तो वही बात हो गई। तुम सोचो एक लड़का है, फिल्मों में दिखाते हैं ना, उसका दोस्त रहता है, वो पहाड़ में नीचे ऐसे गिरा हुआ रहता है, लटका हुआ ऐसा रहता है, हीरो उसका हाथ पकड़ता है, उसको कूद के खींचता है ऊपर की तरफ, है ना? तो ये तो वो स्थिति है। तो ये क्योंकि उसका वजन तो नीचे लग रहा है ना, तो इसको खींचने में दिक्कत होगी उसको। ये क्या है, पहले से टेबल पे लटका हुआ है, अब उठने का मूड नहीं, उसको खींचो। समझ रहे हो बात? इसका मतलब ये सिचुएशन में तो नीचे जो उसका mg है ऊपर वाले नॉर्मल से बैलेंस्ड हो चुका है, तो वर्टिकल फोर्स का लोड नहीं है, परंतु यहाँ ऐसा नहीं है। इसीलिए ये तुम ऐसे सोच सकते हो। अब आ जाओ, देखो क्या हो रहा है। एक्सेलरेशन चाहिए मेरे को, तो 120 में से घटा दूंगा मैं, तो क्यों ना मैं sin 60 कॉमन ले लूँ दोस्त, और इसमें से जोड़ दूँ बाकी को, 2g प्लस 4g प्लस 6g, नीचे टोटल मास 2 प्लस 4 प्लस 6, तो a बराबर देख लो कितना आ रहा है, sin 60√3/2 होता है, sin 60√3/2 होता है। बताओ कितना आया? 10 माइनस 5√3 आ रहा है क्या? हाँ नहीं एक बोलो, गलत है। देखिए सही कहे, अरे 4 2 6 6 12, 4 2 6 6 12, 12 से जाएगा 10 टाइम और √3/2 ऐसे करा हुआ है। हाँ कोई बात नहीं, आप ऐसे लिखिए डायरेक्ट, ठीक है? तो एक्सेलरेशन आएगा 10 माइनस 5√3। बहुत अच्छे, मेरे पास अब एक्सेलरेशन आ चुका है। अब तुम दुनिया का जो भी काम मेरे से बोलोगे मैं कर दूंगा। अब मेरे से तुम बोलोगे T1 निकालो, वो भी निकाल सकता हूँ, T2 बोलोगे वो भी निकाल सकता हूँ। तो घर पे जाके आप T1 और T2 निकाल के लाइएगा, आप लाइएगा T1 T2 निकाल के घर से। बस इसमें बच्चा कंफ्यूज होता है एक्सेलरेशन निकालने में, बाकी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आती। आइए अब आगे बढ़ें। चलिए, कभी कभी क्वेश्चन करता है शैतानी, और वो शैतानी क्या होती है, रस्सी में वजन दे दिया जाता है, बच्चा उसमें थोड़ा सा परेशान हो जाता है। लेकिन तुम हो समझदार बच्चे, तुम कभी परेशान नहीं होगे। हेडिंग दो मैसिव स्ट्रिंग। मैसिव स्ट्रिंग मतलब रस्सी में वजन आ गया। आप रियल लाइफ में जितनी भी रस्सी होती है सब में वजन होती। रस्सी में स्ट्रिंग आ जाए इसका मतलब मोटी रस्सी है, और मोटी रस्सी को क्या बोलते हैं? रस्सा। अरे वाह, सही में बोलते हैं उसको रस्सा। कभी तुमने झूला झूलने में काम आता है। पेड़ वेड़ पे जाकर झूला झूलते हैं, किस पेड़ में? उस आम में भी लगा सकते, कटहल में भी लगा सकते। अच्छा, पेड़ पे चढ़ने आता है तुमको? लगभग क्या होता है उसको तो गिरना कहते हैं। ज़्यादा हाइट तो नहीं कर सकते। चलो आइए समझते हैं इसको। मैंने कहा रस्सी में वजन आ गया मतलब मैसिव स्ट्रिंग हो गया। अगर रस्सी में वजन है भैया, हर पॉइंट पे टेंशन डिफरेंट होगा। लिखो, इफ स्ट्रिंग इज मैसिव देन टेंशन विल बी डिफरेंट एट एवरी पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग। If string is massive, then tension will be different at every point of the string. Every point of the string.
और ये जो बात मैं तुमसे बोलता हूँ उसको बार बार समझो। हमसे जब भी टेंशन, हमसे मन में रखना इस बात को, हमसे जिस पॉइंट पे टेंशन पूछा जाएगा वहाँ से मैं रस्सी को काट के अलग कर लूँगा। मन में, ऐसे नहीं कि एग्जाम में कैंची लेके जाने का, साले खचक है। जिस पॉइंट पे टेंशन पूछेगा वहाँ से रस्सी को काट कर अलग कर लूँगा, मन ही मन में। आओ समझें। देखो, एक स्ट्रिंग है बड़ा मजबूत सा जिसका वजन m है, उसके हेल्प से इसको खींचा जा रहा है। देखिए ये रस्सी है, इस रस्सी का भी वजन m है, और इस बड़ा वाला जो ब्लॉक है इसका वजन है कैपिटल M। और अब इस रस्सी को किसी ने ऐसे पकड़ के खींचा, कितना फोर्स लगाया है, F। अब तुमको 2-3 पॉइंट देता हूँ, तुमको वहाँ पे टेंशन फाइंड करना है। तो लिखो, पहले तुम एक काम करो, सारा काम छोड़ो, पहले मुझे एक्सेलरेशन बताओ कि कितना होगा। एक्सेलरेशन बताओ। Acceleration is net force upon total mass to be pulled. Net force is F and the total mass comes to be m plus small m. This capital M is the mass of the block and the छोटू m is the mass of the string. Okay. Now, अब तुम एक काम करो, find लिखो, find force exerted by rope on the block. Find the force exerted by rope on the block. Force exerted by rope on the block. करो। आया? समझते हैं? आइए मिलाते हैं, थॉट देखते हैं कैसे मैच कर रहा। सोचिए, मुझे फोर्स एक्सर्टेड बाय रोप ऑन द ब्लॉक, देखो यहाँ तक तो रोप ही था भाई, यहाँ तक तो रोप है, तो फोर्स तो यहाँ का पूछा है कुल मिला के, मतलब यहाँ से मन ही मन काट के अलग करो। जैसे ही काट के अलग करोगे भाई साहब तो कहानी कुछ इस प्रकार दिखेगी आपको। ये देखिए, ये m है, कोई टेंशन यहाँ पे होगा, थोड़ा जूम करके दिखा लेते हैं, और रेस्ट ऑफ द पोर्शन में ये रहा हमारा ब्लॉक, ये रस्सी, और यहाँ पे तुम F लगा रहे थे, क्या इसका T यहाँ लगेगा? क्या लगेगा? बिल्कुल, क्योंकि सोचो अभी तो रस्सी में भी वजन है, तो क्या रस्सी को भी एज ए ब्लॉक मान के ट्रीट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। तो आपने कुल मिला के ऐसे लगा दिया फोर्स। बढ़िया काम, बढ़िया काम। एक्सीलरेशन भाई साहब, अगर साथ चलना है तो इसका एक्सीलरेशन भी a और इसका एक्सीलरेशन भी a। सोच के देखो, अब मुझे t चाहिए, मेरी मर्जी में कहीं से भी निकाल सकता हूँ, लेकिन सोचो आसान कहाँ से निकालना है? यहाँ से, क्योंकि यहाँ कोई टेंशन नहीं, एक ही फोर्स है। तो नेट फोर्स T बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन, बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक्सीलरेशन हम निकाल ही चुके हैं, कितना? इतना, F अपॉन m प्लस m। लिखने की इच्छा है तो लिख दो, नहीं तो तुम तो इतने जीनियस हो, खुद ही समझ गए। a के जगह पे लिख दूंगा F अपॉन बड़ा M प्लस छोटा m। आओ अब जरा रस्सी की हेल्प से बात कर लें। रस्सी की हेल्प से जब मैं बात करूंगा, बताओ बड़ा कौन होगा इसमें? F। देखो ऐसे हम नहीं कह सकते हर बार कि कौन बड़ा कौन छोटा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई देखो जाना तो उधर ही है, एक्सीलरेशन उधर है, मतलब पक्का F को ज़्यादा होना पड़ेगा। अच्छा लग रहा है। मान लो कभी हमसे गलती हो गई ये सोचने में, तो बस ज़्यादा से ज़्यादा साइन निगेटिव आ जाएगा। तो अभी तो ठीक है, लिख देते हैं कि भाई F ज़्यादा है, तो F में से T घटाओगे, मास किसका लोगे? रस्सी का मास छोटा m है, तो मास इंटू एक्सीलरेशन। तो यहाँ से भी तुम T निकाल सकते हो, दोनों से एक ही आंसर आएगा, दोनों सही है। परंतु हम क्यों ना आसान वाला रास्ता चुने, तो बड़े ब्लॉक से लेके चलना आसान है।
सही है क्या? चलो ये तो तुमने कर दिया। अब तुम मुझे एक असली बात बताओ, मेन बात बताओ। स्टार लगा लेना, रिवीजन में रखिएगा। लिखो फाइंड टेंशन इन द रोप, फाइंड टेंशन इन द रोप एट इट्स मिडल पॉइंट, फाइंड टेंशन इन द रोप एट इट्स मिडल पॉइंट। अब रस्सी में टेंशन तो निकालना है, लेकिन इसके मिडिल पॉइंट पे निकालना है भाई। बस काटो ना, आज काट ही डालो, आज काट डाल, काटो, बताओ। देखिए यहाँ से काटते हैं, बुद्धि से लगाइएगा, बुद्धि काट दिया। जैसे ही इसको भाई साहब यहाँ से काटेंगे, आपको ऐसा लगेगा अरे तो दो टुकड़ों में बट गया। ये देखो, ये आई रस्सी दोस्त, रस्सी का पूरा वजन कितना था? m, तुमने 20 से काट दिया भाई साहब, m/2। इधर फोर्स कितना लगेगा? F। इधर मानते कोई टेंशन T लग रहा होगा यहाँ वाला, मन करता है T' लिख दो, अपने हो क्या है। अब बचेगा कौन? ये बचा, पूरा मास m। इसके क्या प्रॉब्लम है? लेकिन आधी रस्सी भी तो जुड़ी है दोस्त, आधी रस्सी भी जुड़ी है। अब इसी T' का इधर पेयर लगेगा, T'। हाँ, ये वजन भी तो है m/2। मैं कहीं से भी सोच सकता हूँ, मैं यहाँ से भी सोचूंगा वही आंसर आएगा, और उधर रस्सी वाले से यहाँ से भी सोचूंगा वही आंसर आएगा। लिखते हैं इक्वेशन। ओ, यहाँ पे मुझे लिखना है नेट फोर्स। देखो T' के अलावा कोई दिख नहीं रहा, लेकिन टोटल मास में m प्लस m/2, और एक्सीलरेशन हम पहले निकाल चुके हैं। a की वैल्यू जब इच्छा हो लिख सकते हैं। कोई कहेगा मैं तो यहाँ से निकालूंगा, निकाल ले यार, क्या दिक्कत है। ये अब बताओ ज़्यादा कौन? f। तो क्यों ना f में से T' घटाएं, और मास कितना लेंगे? m/2, और m/2 इंटू एक्सेलरेशन, जिधर मर्जी उधर से निकालो, दोनों जगह से सेम आंसर आएगा। इस तरीके से मास वाले स्ट्रिंग में काम किया जाता है। इस पे और काम करेंगे, ज़बरदस्त काम करेंगे, एडवांस तक। अभी हम शुरू हो गए, मेंस तक पहुंच गए, एडवांस तक काम करेंगे, खूब काम करेंगे अगले क्लास में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंजॉयज।